दोस्तों, आज भारत खुद को अमेरिका और रूस जैसी दो महाशक्तियों के बीच में देखता है। ज्यादातर लोगों के लिए भारत की यूनिक पोजीशन खतरों से भरी दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ इस पोजीशन ने भारत को एक एडवांटेज भी दिया है। ये एडवांटेज हमें पर्शियन कॉरिडोर के रूप में दिखाई देती है। आज रूस, ईरान और भारत आपस में एक ट्रेड रूट डेवलप कर रहे हैं ताकि वो अमेरिका के प्रभाव वाले स्वेज कैनाल को छोड़कर डायरेक्टली डील कर सकें। ये रास्ता भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा और बाकी देश इसके बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस पर्शियन कॉरिडोर को कई लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नाम भी देते हैं और इसका मुख्य आइडिया ये है कि ईरान और रूस को रेलवे लाइंस के जरिए कनेक्ट कर लिया जाए और फिर ईरान के चाबहार पोर्ट से मुंबई तक एक सी रूट डेवलप किया जाए। भारत ने भी इस पर बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था और इस वक्त भारत सरकार ईरान को चाबहार पोर्ट डेवलप करने में मदद भी कर रही है। जहां एक तरफ ये कॉरिडोर रूस को इंडियन ओशन में डायरेक्टली एंट्री देगा, वहीं दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट के जरिए भारत भी सेंट्रल एशिया के देशों में अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। ईरान पर अमेरिकी सैंक्शंस होने के बावजूद भी भारत ने अमेरिका को एक एग्जेम्पशन देने के लिए भी मना लिया था और इस प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ता रहा। इस पूरे कॉरिडोर के तैयार होने के बाद रूस और भारत के बीच का ट्रेड 30% सस्ता और 40% तेज हो जाएगा, जिसका मतलब है कि इस वॉर के खत्म होने के बाद भी रूस और भारत के बीच में हथियारों और बाकी गुड्स के अलावा तेल का व्यापार भी संभव है। आइए अब इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब तक भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था तब तक ब्रिटेन ने रूस को ईरान और अफगानिस्तान में आने से बहुत रोका, क्योंकि उनका ये मानना था कि रूस ब्रिटिश इंडिया पर हमला करके उन्हें यहाँ से बाहर कर देगा। ये सब बदला जब 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और हिटलर की सेना से लड़ने के लिए ब्रिटेन को सोवियत यूनियन तक हथियार और बाकी सप्लाईज भेजनी थी और इस वक्त पहली बार ईरान की रेलवे लाइंस के जरिए यहाँ पर सप्लाईज भेजी गई। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि वो ईरान से अपनी फोर्सेस हटा लेंगे। जब सोवियत यूनियन अपने वादे से मुकर गया और उसने वहां पर और भी ज्यादा सेना भेज दी। इसके बाद ईरान के शाह के अंडर सोवियत्स यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि शाह को एक अमेरिकन अलाई माना जाता था। इसके बाद जब ईरान में सत्ता बदली और आयातुल्लाह खुमैनी का दौर आया तो सोवियत्स ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दोबारा से ईरान और सोवियत यूनियन की बात नहीं बन पाई। अब सोवियत यूनियन नहीं है और पुतिन ने जैसे ही सत्ता संभाली उन्होंने ईरान के साथ अपने रिश्तों पर काम करना शुरू कर दिया। ईरान पर क्योंकि आज अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, इसलिए ईरान को भी ट्रेडिंग पार्टनर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री आज अमेरिका के कारण ईरान से कोलैबोरेट नहीं करना चाहती और ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस के ग्रुप ओपेक में भी ईरान को शामिल नहीं किया गया है। आज ईरान भी अपना एक अलग ऑयल सिंडिकेट बनाना चाहता है, जिसमें रूस काफी इंटरेस्टेड दिखाई देता है, क्योंकि रूस भी ओपेक का नहीं बल्कि ओपेक प्लस का मेंबर है। अब आते इस नए कॉरिडोर पर, जिसकी नींव 2002 में डाली गई थी, जब रूस, ईरान और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC बनाने की बात कही गई थी। ये रूट भारत के मुंबई से शुरू होता, जो कि ईरान जाता और फिर ईरान से लैंड रूट से अजरबैजान और फिर सी रूट से कैस्पियन सी से होता हुआ रूस की धरती पर पहुंचता। लेकिन 7200 किलोमीटर का विशाल प्रोजेक्ट होने की वजह से इस पर काम बहुत धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन हाल के वक्त में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा और रूस और यूक्रेन की जंग ने इसे काफी एक्सेलरेट भी कर दिया था। जून 2022 में एक टेस्ट रेल शिपमेंट को रूस से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और भारत तक भेजा गया था। 9 सितंबर तक रूस, ईरान और अजरबैजान ने बाकू डिक्लेरेशन नाम से एक डील साइन की थी, जिसमें रूस और ईरान को जोड़ने वाली रश्त अस्तारा रेलवे लाइन को डेवलप करने की बात की गई थी। 150 किलोमीटर की ये रेल लाइन 2023 के खत्म होने तक चालू हो जाएगी। दिसंबर और जनवरी के महीनों में वोल्गा और डॉन नाम की नदियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। ये प्रोजेक्ट सिर्फ दो नदियां ही नहीं बल्कि सी ऑफ एज़ोव और कैस्पियन सी को भी आपस में कनेक्ट करेंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट से तीनों देशों को फायदा होगा। रूस और भारत का फायदा तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन ईरान जिस हिसाब से सैंक्शन से गिरा हुआ है, उसे भी कुछ ऐसे पार्टनर्स की जरूरत थी जिन्हें वो अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सके। इसके साथ साथ ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डेवलप कर रहा है और अगर रूस जैसी एंटी अमेरिकन न्यूक्लियर पावर्स के साथ आ जाएंगी तो इजराइल और अमेरिका जो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश करते हैं वो भी रुक जाएंगी।
इस रूट के साथ अब सेंट्रल एशिया के बाकी देशों को भी एक कमाल की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आने लगी है। आज कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। यूएई ने भी अपनी शिपिंग को एक्सपैंड करने के लिए कजाकिस्तान के अंदर $900 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है ताकि वो इस रूट का फायदा उठा सकें। ये खबर इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पर्शियन कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पाकिस्तान और कजाकिस्तान से होकर टर्की और सेंट्रल एशिया और यूरोप के बाकी रीजन से होकर गुजरता था। इस प्रोजेक्ट की वजह से भारत को भी घेरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब इस पर्शियन कॉरिडोर के कारण इसे भी काउंटर किया जा सकता है। चीन ने पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया था वो भी अब इस खतरे में आ गया है क्योंकि इस पोर्ट से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर ही अब चाबहार पोर्ट है। अब जिस शिपमेंट को इंडियन ओशियन में आगे की तरफ जाना है वो या तो ग्वादर पर पहुंचेगा या फिर चाबहार पर, जिससे कि दोनों पोर्ट के बीच में कंपटीशन बढ़ने की संभावना है। और अभी के हालात देखे जाएं तो ऐसा लगता है कि चाबहार पोर्ट ट्रैफिक के मामले में ग्वादर को बीट कर देगा। इन सारी डेवलपमेंट की वजह से अब जियोपॉलिटिक्स में एक नई गेम शुरू हो गई है। अगर हम सभी प्लेयर्स को देखें तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ अब कितनी टीम्स हैं। जहाँ कुछ समय के लिए अमेरिका एक क्लियर सुपर पावर था, अब वैसा नहीं है। रूस और चीन उसके मुकाबले में खड़े हैं। रूस ने ईरान से भी दोस्ती कर ली है, जो कि अमेरिका को एक अच्छी नज़र से नहीं देखता क्योंकि अमेरिका की वजह से उनकी इकोनॉमी एक लॉकडाउन में है। ईरान के जरिए अब रूस के मिडिल ईस्ट में घुसने के एम्बिशंस भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के साथ भी ईरान की नहीं बनती है। तो अभी के लिए आपको 2 टीम्स दिख रही होंगी। एक टीम में अमेरिका है, उसके यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न अलाइज हैं, फिर इजराइल भी है और दूसरी तरफ चीन, ईरान और रूस हैं। लेकिन इस इक्वेशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है भारत। ये डिप्लोमेटिक चेस गेम आज हमें सीधा सीधा बता रही है कि दुनिया अब एक मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ तेजी से बढ़ रही है और आने वाले सालों में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स कमी होती हुई नहीं बल्कि बढ़ती हुई दिखेंगी। अमेरिका को भी अपने ऑप्शंस को ध्यान से तौल कर देखना होगा कि उसे अब आगे क्या करना है, और जो एशिया या अफ्रीका के न्यूट्रल देश हैं वो भी इस गेम को ध्यान से देख रहे हैं और उसी के हिसाब से अपने मूव्स कैलकुलेट कर रहे हैं। खैर जो भी हो, नजर तो यही आता है कि जब से ये सब कुछ सेटल होगा दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और इस बात की भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस दुनिया में भारत भी एक बड़ा किरदार निभाने की तरफ आगे बढ़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद भारत का ईरान और रूस जैसे देशों से ट्रेड करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।